लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और अगला जो बड़ा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तराखंड, पंजाब में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है और उसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या काम करेगी, बात करेंगे। मनोज यादव हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज भाई, ये बताइए, बंगाल प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब बड़ा राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है या पंजाब है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप सामना करेंगे अब, क्योंकि यहाँ 10 साल से सरकार भी है? मैं इसके उलट जवाब दूंगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2024 में समाजवादियों ने बिना किसी संसाधन के, बिना किसी तंत्र के बीजेपी को हराया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां समाजवादियों की 4-4 बार सरकार रही। कंटिन्यूटी की सरकारें नहीं थी। हमेशा जब इस प्रदेश में सरकारें बनती हैं और अत्याचार होता है, तब उसके एवज में उत्तर प्रदेश की जनता पलट देती है सत्ता को। और ये मेरे कहने पे मत मानिए, पूरा उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल लीजिए और आपको पता चलेगा 5 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह सरकारें लोगों की रही हैं। कंटिन्यूटी की सरकार 3 दशक 4 दशक पहले ही बनती थी। तो 10 साल का जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मैंडेट मिला, वो मैंडेट किसी एक वजह से मिला था। 22 में बहुत मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार कहा जाता। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ही मजबूत स्थिति में नहीं है और वो कैसे अपनी सरकार चला रही है सबको मालूम है। तो उत्तर प्रदेश बदलाव चाह रहा है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, चाहे तमिलनाडु हो 10 साल की सरकार थी, केरला हो 15 साल की सरकार थी, और यहाँ पश्चिम बंगाल में भी 15 साल की सरकार थी। यानी कि हर जगह लोग ऊब गए कि अब हमें एक सरकार नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और बीजेपी जितनी भी मेहनत करना चाहे कर ले, समाजवादी लोग उसको उत्तर प्रदेश में 2027 में बुरी तरीके से हराएंगे। अच्छा, एक बंगाल में फैक्टर रहा हिंदुत्व को लेकर भी, भगवा लेकर, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चुनाव गया और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा हैं, भगवाधारी हैं। तो आपको लगता है कि फाइट हो पाएगी आपकी? राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, इससे बड़ा हिंदुत्व कोई नैरेटिव हो नहीं सकता। भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, इससे बड़ा भी नैरेटिव नहीं हो सकता है। तब भी 24 में हमने बीजेपी को हराया। ऐसे नहीं हराया था, रणनीति से हराया था, सिस्टम से हराया था, समीकरण से हराया था। तो ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी इन मुद्दों के अलावा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, आप मुझे बता दो। कौन सा डेवलपमेंट की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं? अभी कल ही का बयान आ गया कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी, हमारे प्रदेश में नहीं पढ़ी जाती है, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। तो मुख्यमंत्री कौन सा, वो हमारे जो नेता कहते हैं बिजली घर का नाम लेते हैं, 3x6 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये तो नाम लेते नहीं हैं। तो उन्हें तो यही करना है। और हमें मालूम है कि बीजेपी सदैव, समाजवादी, हर समाजवादी को पता है, बीजेपी सदैव हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ती है, धर्म पे चुनाव लड़ती है, भगवान को आगे करके चुनाव लड़ती है। कब इन्होंने छोड़ा है मुद्दा जो हम सोच रहे हैं कि अरे अब योगी जी ने आज बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी? हमें भी पता है उत्तर प्रदेश में फूल बरसाए जाते हैं कांवड़ियों पे, हमें भी पता है कलश यात्राएं निकलती हैं, हमें भी पता है कि इन्हीं सड़कों पे योगी आदित्यनाथ की सरकार के लोग विपक्ष का पुतला फूंकते हैं। तो ये सड़कें किस लिए, ये तो हमें पता ही है। अब बीजेपी जनता को क्या बताना चाहती है, ये बीजेपी से पूछिएगा कि आखिर अपनी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद भी सड़क पे पुतला क्यों फूंक रहे हो, किसके खिलाफ? अच्छा, मान लो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में ना है, सेंट्रल में होती, हमारी सरकार गठबंधन की होती, तब आप पुतला फूंक रहे होते। अभी यही आज तक नहीं समझ में आया कि पुतला क्यों फूंक रहे हैं सड़क पे। तो सड़क पे क्या हो रहा है हम सबको मालूम है। तो इस बात की कदाचित कोई घबराहट नहीं है। अरे वो उसी का उनका फेवरेट है। हम अपने मुद्दों पे लेके आएंगे इनको। जैसे 2024 के चुनाव में संविधान का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, पीडीए का मुद्दा था, सारे मुद्दे विपक्ष के होंगे। योगी आदित्यनाथ के या बीजेपी आरएसएस के बयान देने से कुछ नहीं होता। पश्चिम बंगाल अलग था, तमिलनाडु अलग है, केरला अलग है, असम अलग है, पांडिचेरी अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है।
अच्छा, तो ये जो नमाज को लेकर कल सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, रोड आम लोगों के लिए है, कामगारों के लिए है, जो परेशान लोग हैं, एम्बुलेंस से जा रहे हैं उनके लिए है। नमाज को लेकर इस तरीके का बयान आना, क्या नैरेटिव कहीं ना कहीं? देखिए, बीजेपी तो ध्रुवीकरण करेगी ना, तो उसमें क्या और कह दे ये बताइए। अगर हम ये कहें, अब योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं कह सकते कि हमने उत्तर प्रदेश की सारी सरकारी स्कीमों से मुसलमानों को हटा दिया, कह सकते हैं क्या? नहीं, वो तो भाई वो तो देश का हिस्सा हैं, तो किसी को भी आप हटाए, नागरिक हैं वो। फिर अभी मैंने सिर्फ एक सरकारी स्कीम का नाम नहीं लिया है, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे आवास का हो, सब ले लो, सबको मिल रहा है ना, कोई नहीं रोक सकता। बिजली सबको मिल रही है, पानी सबको मिल रहा है, राशन, पानी, मकान, सब एजुकेशन भी सबको मिल रहा है, तो वहाँ नहीं हटा सकते आप किसी को। तो अब ये नमाज पढ़ने पे अगर आपको लगता है कि राजनीति की जा सकती है, तो मुसलमान भाई, आपने तो पिछले 8-9 सालों में देखा होगा उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। सड़कों पे नमाज कब पढ़ी जाती है? ईद में, जब ईद होती है, या फिर अलविदा की नमाज जो होती है, या फिर जुमे में, जो जुमा होता है, जुमे में बहुत लोग आके नमाज पढ़ते हैं तो भीड़ हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे शंकर जी मनकामेश्वर मंदिर है, या आज का दिन ले लेते हैं, आज बड़ा मंगल है, तो वैसे तो हनुमान सेतु या अलीगंज के जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, नॉर्मल भीड़ रहती है, लेकिन बड़ा मंगल वाले दिन सारी सड़क यातायात सब हुजूम आ जाता है, तो सड़क बाधित हो जाती है। इतनी सी बात अगर योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में नहीं बैठ रही, तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो अपना परीक्षण करा लें कि वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे समाजवादी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये नमाज, अलविदा, ये वो दुनियादारी इस पे नहीं। और उदाहरण के लिए बताया जाता है कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की सड़कें बंद कर दी जाती हैं कांवड़ यात्रा में। ये बात अगर दिल से कोई सोच ले, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा अन्यायपूर्ण कोई बात करता है तो बीजेपी के लोग करते हैं। और धर्म सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं होता है, धर्म होता है, सबका धर्म होता है। तो अगर किसी एक धर्म के साथ अन्याय किया जाएगा तो उनको अधर्मी कहा जाता है। अच्छा, 24 में पीडीए का जो कार्ड था और खासकर संविधान की जो बात थी, वो मजबूती के साथ चला, नंबर भी अच्छे आए, कांग्रेस को तो ऑक्सीजन ही मिल गई उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि इस बार के जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब 3 साल के बाद चुनाव होगा, 3 साल में बहुत कुछ बदला भी है, कई प्रदेशों में बीजेपी ने सरकार बना ली है, बंगाल भी आ गया है, अब किस तरीके से मुद्दे होंगे और क्या मुद्दों के साथ जनता के बीच आप लोग जाएंगे? मोटे देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए, आज भी बढ़ गया 1-1 रुपये। सोना नहीं खरीद सकता कोई, विदेश यात्रा नहीं कर सकता कोई, और तो और अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये लग रहा है कि महंगाई की वो मार है कि आम आदमी खाना भी नहीं खिला सकता अपने बच्चों को। एजुकेशन पे यही बीजेपी क्या क्या कहती थी, गैस सिलेंडर के दाम, लाल वाला तो बढ़ा ही बढ़ा, नीला वाला भी बढ़ गया, कितना महंगा हो गया कमर्शियल सिलेंडर। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। देखिए, संविधान खतरे में है, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी संविधान खतरे में रहेगा।